Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। इन एसोसिएशन विद जेके टायर, टोटल कंट्रोल। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले एक आतंकी यूनिवर्सिटी को डिकोड करेंगे और उसका नाम है अल फला यूनिवर्सिटी। इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब जांच में पता चला है कि इस यूनिवर्सिटी की मान्यता के बहुत सारे दस्तावेज नकली थे। आज एक नई बात यह पता चली कि लाल किले पर ब्लास्ट करने वाला आतंकवादी डॉक्टर उमर उन नबी हमला करने की बहुत जल्दबाजी में था और वो चाहता था कि लंबा इंतजार न करके ये हमला फटाफट कर दिया जाए। आज बहुत सारे नए डिटेल्स इस हमले के बारे में पता चले हैं, इस डॉक्टर के बारे में पता चले हैं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके बाद आपको खतरनाक अपराधी लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के बारे में बताएंगे, जिसे आज अमेरिका से दिल्ली लाया गया है। 25 साल के अनमोल बिश्नोई पर 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। उस पर सिद्धू मूसेवाला और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का भी आरोप है। और आज हम उस विचार को भी डिकोड करेंगे जिसके तहत हमारे देश में खतरनाक अपराधियों का महिमा मंडन करके उन्हें हीरो बना दिया जाता है और लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधी भी उन्हीं में से एक हैं। इनकी रील्स बनाई जाती हैं, इनके ऊपर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए जाते हैं, वीडियोस बनाए जाते हैं और फिर थोड़े दिन के बाद ये अपराधी एक हीरो जैसे दिखने लगते हैं। और आखिर में आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मीटिंग दिखाएंगे, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस मीटिंग के बाद एक शानदार पार्टी भी रखी गई थी व्हाइट हाउस में, जिसमें दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति शामिल हुए और इस पार्टी के दौरान उस कमरे में मौजूद लोगों का जो नेटवर्थ था वो था लगभग 80 लाख करोड़ रुपए। लेकिन सबसे पहले लाल किले पर हुए हमले की बात करते हैं। 10 नवंबर को लाल किले पर आतंकी घटना के बाद से पूरे देश में यह चर्चा हो रही है कि आखिर कैसे भारत में ही एक यूनिवर्सिटी के अंदर भारत पर ही सबसे बड़े हमले की प्लानिंग हो रही थी। फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी में आतंकवादी डॉक्टर्स इस हमले के लिए मीटिंग कर रहे थे, अपने वीडियोस बना रहे थे, विस्फोटक जमा कर रहे थे, पूरी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। क्या आप मान सकते हैं ये? क्योंकि अल फला यूनिवर्सिटी इन आतंकी डॉक्टर्स पर एक्शन लेने की बजाय इन्हें नौकरियां दे रही थी। इन्हें रिसर्च के नाम पर तरह तरह की छूट और मदद दी जा रही थी। लाल किले पर आतंकी घटना के 8 दिन के बाद ईडी ने अल फला यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। जावेद अहमद सिद्दीकी को 13 दिन की ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है और सिद्दीकी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है। जो जांच हुई है उसके मुताबिक अल फला यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी और नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल की मान्यता होने का झूठा दावा किया था। ईडी के मुताबिक अल फला यूनिवर्सिटी ने धोखाधड़ी, जालसाजी और नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके 2018 से लेकर 2025 तक यानी लगभग 7 वर्षों तक छात्रों और उनके पेरेंट्स से 415 करोड़ रुपए की फीस वसूली। ये फिर से आप सुन लीजिए, 415 करोड़ रुपए की फीस ये यूनिवर्सिटी ले चुकी है छात्रों से 2018 और 2025 के बीच। और मनी लॉन्ड्रिंग कानून के मुताबिक ये अपराध है, क्योंकि ये सारी जो फीस ली गई है ये झूठ बोलकर ली गई है। यूनिवर्सिटी के इस झूठ पर भरोसा करके सैकड़ों हजारों छात्रों ने इसके कॉलेजेस में एडमिशन लिया और पेरेंट्स ने अपनी मेहनत की कमाई से यहां
लाखों करोड़ों रुपए की फीस चुकाई। अल फला यूनिवर्सिटी को लेकर दो बातें साफ हैं। पहला, आतंकवादी डॉक्टरों का पूरा नेटवर्क यहीं से चलता था, और दूसरा, अल फला यूनिवर्सिटी ने फीस और फंडिंग को लेकर भी हेरफेर किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अल फला यूनिवर्सिटी पर ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में वो सब कुछ हो रहा था जिससे छात्रों का भविष्य और देश का भविष्य दोनों ही खतरे में आ गए। इसलिए अब इंतजार इस बात का है कि इस यूनिवर्सिटी पर ताला कब लगेगा, सरकार इसके खिलाफ एक्शन कब लेगी। लेकिन एक और बड़ी बात यह भी है कि इस यूनिवर्सिटी में जिन छात्रों को दाखिला दिया गया है, अब उनके भविष्य का क्या होगा। इस देश में क्या कोई ऐसा अस्पताल होगा अब जो इस यूनिवर्सिटी से पढ़े किसी भी डॉक्टर को अपने यहां नौकरी देगा? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए, लाल किले पर ब्लास्ट करने वाले डॉक्टर उमर उन नबी के बारे में कुछ नई सनसनीखेज जानकारियां हमारे पास आई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर उमर इस टेरर मॉड्यूल के बाकी आतंकवादियों से विस्फोट की टाइमिंग को लेकर हमेशा बहस करता था। वो चाहता था कि आतंकवादी हमला जल्द से जल्द किया जाए, और उसमें धैर्य की बहुत कमी थी। वो इंतजार नहीं करना चाहता था। यानी वो एक ऐसा आतंकवादी था जो इंतजार करने के बदले तुरंत हमला करना चाहता था, और इसीलिए वो मॉड्यूल में बाकी के डॉक्टरों से बिल्कुल अलग था। ये वैसा व्यक्ति था जो सब कुछ फटाफट करना चाहता था, और इसीलिए बाकी लोगों से इसके मतभेद रहा करते थे। ये कहता था, ये लंबी प्लानिंग मत करो, मैं कई महीनों का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे हमला करने की जल्दी है। इसमें धैर्य नहीं था। इस मामले की जांच करने वाले एक अधिकारी के मुताबिक डॉक्टर उमर मानसिक रूप से भी अस्थिर हो गया था, और उसके बाकी साथी सभी जो थे वो सही समय का इंतजार करके एक ऐसा बड़ा हमला करना चाहते थे जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जाए। इसलिए वो कहते थे कि अभी इंतजार करते हैं, प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, और इतना बड़ा हमला करेंगे कि सैकड़ों लोगों की जान जाए। लेकिन ये जो डॉक्टर था, ये हमले की जल्दबाजी में था। डॉक्टरों के इस स्लीपर सेल ने सबसे पहले 15 अगस्त को इस हमले की प्लानिंग की थी, यानी भारत के स्वतंत्रता दिवस के दिन। उस दिन हो नहीं पाया। बाद में फिर उन्होंने तय किया कि 6 दिसंबर को हमला करेंगे, जिस दिन बाबरी मस्जिद को ढहाने की बरसी है। और फिर उन्होंने एक नई डेट तय की, वो थी 26 जनवरी 2026। लेकिन डॉक्टर उमर हमले में हो रही इस देरी से निराश हो रहा था। उसका धैर्य टूट रहा था। वो सितंबर महीने में ही हमला करना चाहता था। इसलिए फरीदाबाद में लगभग 3000 किलोग्राम विस्फोटक पकड़े जाने के बाद डॉक्टर उमर ने खुद ही यह हमला करने का फैसला कर लिया, और इस हड़बड़ी में उससे लाल किले के पास यह धमाका हो गया जिसमें वो खुद भी मारा गया। ये जो डॉक्टर है, ये पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो चुका था, और ब्रेन वॉश किए जाने के बाद डॉक्टर उमर अपने साथ काम करने वालों या फिर किसी रिश्तेदार या दोस्तों से भी जब मुलाकात करता था तो उस बातचीत के दौरान भी कट्टरपंथी बातें किया करता था। अब जरा कल्पना कीजिए, यह आतंकवादी अल फला यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर था, और इसने वहां पर न जाने कितने स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश कर दिया होगा। अल फला यूनिवर्सिटी में काम करने वाले डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन सईद को ऐसा लगता था कि डॉक्टर उमर की वजह से उनका पूरा की पूरा स्लीपर सेल खतरे में आ सकता है। इसलिए वो डॉक्टर उमर को आतंकवादी हमले की प्लानिंग से दूर रखना चाहते थे। डॉक्टर शाहीन सईद पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ी हुई थी, और इस स्लीपर सेल की मास्टरमाइंड वही थी। अल फला यूनिवर्सिटी के छात्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर वहां ठीक तरीके से काम भी नहीं करता था। पूरे हफ्ते में मुश्किल से 1 या 2 लेक्चर लेता था, 1 या 2 क्लासेस लेता था, और यह अक्सर छुट्टी पर रहता था। और फिर भी यूनिवर्सिटी ने इसके खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लिया। क्या अल फला यूनिवर्सिटी का प्रशासन जानबूझकर डॉक्टर उमर को यह छूट दे रहा था? क्या वहां का जो प्रशासन था उसने जानबूझकर अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी? वरना यह बात गले से उतरती नहीं है कि इतने खतरनाक आतंकवादी वहां पर काम कर रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को कुछ पता ही नहीं है। इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। अब आतंकी डॉक्टर्स के बाद बात करते हैं मोस्ट वांटेड अपराधी की। आज खतरनाक अपराधी लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई
अनमोल बिश्नोई को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। अनमोल बिश्नोई पिछले 3 साल से फर्जी पासपोर्ट की मदद से अमेरिका में रह रहा था और वहीं से सारे अपराध कर रहा था, लेकिन आज उसे अमेरिका से भारत डिपोर्ट कर दिया गया। पिछले साल अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद से भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगातार उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही थी। ये जो अपराधी है अनमोल बिश्नोई, इसकी उम्र सिर्फ 25 साल है और 25 साल की उम्र में इसके ऊपर 30 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज है। अनमोल बिश्नोई एक और खतरनाक अपराधी लॉरेंस बिश्नोई का सगा छोटा भाई है और लॉरेंस बिश्नोई इस समय गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। ये भी जरा देखिए, 2 सगे भाई हैं और दोनों ही कितने खतरनाक अपराधी। इनके माता पिता के बारे में सोचिए, वो आज क्या सोचते होंगे कि क्या किस्मत लेकर आए हैं वो, कि उनकी किस्मत कितनी खराब है कि एक बेटा जेल में बंद है और दूसरा बेटा जो छोटा बेटा है वो भी इतना खतरनाक अपराधी निकला। अनमोल बिश्नोई पर सिद्धू मूसेवाला और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाने का आरोप है और पुलिस के मुताबिक पिछले साल मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की साजिश में भी यही 25 साल का लड़का शामिल था। अनमोल बिश्नोई पर बब्बर खालसा जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ भी काम करने का आरोप है और अनमोल बिश्नोई मई 2022 में भारत से भानु प्रताप के नाम से एक फर्जी पासपोर्ट बनवाकर अमेरिका भाग गया था। 2022 में ही फर्जी दस्तावेजों के आरोप में अनमोल बिश्नोई के खिलाफ अमेरिका ने एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था और करीब 2 साल तक अमेरिका में अवैध रूप से रहने के बाद पिछले साल नवंबर में अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद इसने अमेरिका में रहने के लिए कोर्ट का पूरा सहारा लिया, कानूनी दांव-पेच लगाए और यह मामला करीब 1 साल तक ऐसे ही अदालत में खिंचता चला गया। तब तक अनमोल बिश्नोई अमेरिका की जेल में बंद रहा, लेकिन कोर्ट ने उसे अमेरिका में शरण नहीं दी और 17 नवंबर को उसकी अमेरिका में ही रहने की याचिका खारिज हो गई और इसीलिए उसे भारत डिपोर्ट कर दिया गया। यह तो भारत आना नहीं चाहता था, इसने सारे दांव-पेच लगाए, अदालत तक गया और कहा कि मुझे यहीं शरण दे दी जाए। आज अनमोल बिश्नोई को 11 दिनों की एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है और एनआईए के मुताबिक अनमोल बिश्नोई बब्बर खालसा इंटरनेशनल खालिस्तानी गैंग का सदस्य है और वो टेरर गैंगस्टर सिंडिकेट के लिए भी काम करता है। एनआईए ने ये दलील दी है कि ये बीकेआई गैंगस्टर सिंडिकेट का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, उसको रन करने में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ये फाइनेंसेस लोगों को बाहर भगाने में, लोगों को फॉल्स आइडेंटिटीज देने में इनका क्या रोल रहा है, सोशल मीडिया के कौन कौन से हैंडल ये लोग चला रहे हैं, उसका हमें इन्वेस्टिगेशन करना है और बहुत सारी बातें पता है। खालिस्तानी कनेक्शन को लेकर भी बता दीजिए। खालिस्तानी कनेक्शन को लेकर भी हम इनकी जांच करेंगे। अनमोल बिश्नोई के भारत आने से कई बड़े हत्याकांड को सुलझाने में मदद मिलेगी और आज हम आपसे एक बात और भी कहना चाहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, चाहे दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े बड़े अपराधी हों, लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधी हों, इन्हें सिनेमा और मीडिया बहुत ग्लैमरस बना देता है, इनका महिमा मंडन किया जाता है। आप देखिए, दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान, उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों की एक रॉबिन हुड वाली छवि हमारा मीडिया बना देता है और धीरे धीरे ये भी खुद को एक रॉबिन हुड ही मानने लगते हैं। इन पर वेब सीरीज बनाई जाती हैं, इन पर अलग अलग फिल्में बनाई जाती हैं और धीरे धीरे ये लोकप्रिय होने लगते हैं, ये मशहूर होने लगते हैं। आज जब कोई छोटा बच्चा, लड़का या कोई युवा अपराध की दुनिया में आता है तो वो सबसे पहले मशहूर होना चाहता है और मशहूर होने के लिए ये अपराध का सहारा लेते हैं, जानबूझकर लोगों को बताते हैं कि इन्होंने ये अपराध किया है ताकि इनका एक डर चारों तरफ फैले, क्योंकि इनके धंधे में डर बहुत जरूरी है। और आजकल अनमोल बिश्नोई और इसका भाई लॉरेंस बिश्नोई भी अपने आप को रॉबिन हुड ही मानने लगे हैं। अगर आप आजकल इंटरनेट पर जाएंगे तो इन पर रील्स बनाई जाती हैं, सोशल मीडिया पर इनकी हर जानकारी शेयर की जाती है, मीडिया भी इन्हें पूरी कवरेज देता है, जबकि सच्चाई यह है कि ये कोई रॉबिन हुड नहीं है, सिर्फ पैसे के लालची अपराधी हैं और ये पैसे के लिए
किसी का भी कत्ल कर सकते हैं, सबसे गिरे हुए लोग हैं जिनका कोई सिद्धांत नहीं है। इसलिए आज हम अपने देश के युवाओं को यह बताना चाहते हैं कि हो सकता है कि आपको इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर इस तरह के अपराधियों के बारे में अक्सर रील्स देखने को मिलती होंगी, वीडियोस देखने को मिलते होंगे, और ये सारे लोग अपना लाइफस्टाइल दुनिया को दिखाते हैं। आज आपने ये भी देखा होगा, दुनिया के जो बड़े बड़े अपराधी हैं वो सोशल मीडिया पर आकर अपना लाइफस्टाइल दिखाना चाहते हैं, अपनी एक छवि बनाना चाहते हैं कि वो एक बहुत मजबूत व्यक्तित्व है। लेकिन ये सब आपको प्रभावित नहीं करना चाहिए, और जो इस तरह के जो लोग हैं ये सिर्फ एक मामूली अपराधी हैं और आपको इन्हें सिर्फ अपराधी की तरह ही इनके साथ बर्ताव भी करना चाहिए। अब आपको आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर दिखाते हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, और यह खबर है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS के बीच व्हाइट हाउस में कल हुई मीटिंग की। MBS वर्ष 2018 के बाद पहली बार अमेरिका आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में उनका शानदार स्वागत किया। डोनाल्ड ट्रंप खुद व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होकर MBS का इंतजार कर रहे थे। व्हाइट हाउस में जब MBS की कार एंटर की तो कार के सामने अमेरिकी सैनिकों का एक घुड़सवार दस्ता चल रहा था और इस दौरान अमेरिकन मरीन बैंड परफॉर्म कर रहा था, और ठीक उसी समय आसमान में अमेरिका के 6 F-35 फाइटर जेट्स ने MBS के सम्मान में फ्लाई पास्ट किया। ये दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक हैं और अमेरिका अब सऊदी अरब को यही विमान बेच रहा है। I grabbed that hand. I don't give a hell where that hand's been. I grabbed that hand. तो MBS का जबरदस्त स्वागत हुआ है व्हाइट हाउस में। अब आपको बताते हैं कि इस मीटिंग में क्या क्या हुआ। सबसे बड़ा फैसला यह हुआ कि अमेरिका ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नेटो एलाई बनाने की घोषणा की है। मतलब अमेरिका का एक ऐसा सहयोगी देश जो नेटो देशों से बाहर का है लेकिन उतना ही करीबी सहयोगी है। यानी अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। दूसरा बड़ा फैसला यह हुआ कि अमेरिका अब सऊदी अरब को 48 F-35 फाइटर जेट्स बेचेगा। इसके अलावा 300 टैंक्स भी अमेरिका सऊदी अरब को बेचेगा और इन टैंक्स का नाम है एब्राम्स, जिन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक और आधुनिक टैंक्स में से एक माना जाता है। और तीसरा बड़ा फैसला यह कि सऊदी अरब अब अमेरिका में $1 ट्रिलियन यानी 88 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। तो ये 3 बहुत बड़े फैसले हुए हैं जिससे आपको यह पता चलेगा कि कैसे अब सऊदी अरब अमेरिका के खेमे में आ रहा है। अब इस डील को आपके लिए डिकोड करते हैं कि इस डील का मतलब क्या है। अमेरिका द्वारा सऊदी अरब को मेजर नॉन नेटो एलाई बनाने का भारत पर भी असर पड़ेगा। सऊदी अरब ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ भी एक नेटो जैसा रक्षा समझौता किया है जिसके तहत अगर कोई देश पाकिस्तान या सऊदी अरब पर हमला करता है तो ये दोनों ही देश उसे अपने ऊपर हमला मानेंगे। और अब वही सऊदी अरब अमेरिका के साथ भी इतना बड़ा रक्षा समझौता कर रहा है। तो इसलिए ये 2 बड़े रक्षा समझौते उन्होंने किए हैं, एक अमेरिका के साथ, अब वो अमेरिका का सहयोगी देश बन गया है, और दूसरा पाकिस्तान के साथ। यानी सऊदी अरब अब अमेरिका का भी पार्टनर है और पाकिस्तान का भी। हालांकि भारत और सऊदी अरब के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये नई पार्टनरशिप भारत को असहज कर सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप ने MBS के सामने खुद ही सऊदी अरब को मेजर नॉन नेटो एलाई बनाने का ऐलान किया
और जब उन्होंने ये ऐलान किया तो आप देखिए उस समय क्या हुआ। Tonight, I'm pleased to announce that we're taking our military cooperation to even greater heights by formally designating Saudi Arabia as a major non-NATO ally, which is something that is very important to them. And I'm just telling you now for the first time because I wanted to keep a little secret for tonight. तो ये बहुत बड़ा ऐलान है अमेरिका की तरफ से कि अब सऊदी अरब भी उनका सहयोगी देश बन गया है और दोनों के बीच में यह रक्षा समझौता हुआ है। अमेरिका ने अपने F-35 फाइटर जेट्स खाड़ी देशों में अभी तक सिर्फ एक देश को दिए थे और उस देश का नाम है इजराइल। इजराइल के अलावा किसी को नहीं दिए और इसकी वजह से इस क्षेत्र में इजराइल की एयरफोर्स सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाती है क्योंकि उसके पास F-35 हैं और उस क्षेत्र में और किसी के पास F-35 फाइटर जेट्स नहीं है। लेकिन अब इजराइल के ही एक प्रतिद्वंदी देश सऊदी अरब को भी F-35 फाइटर जेट्स मिल जाएंगे, जिससे ये जो पावर इक्वेशन है इसमें बहुत हद तक बदलाव आ जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने इजराइल को 45 F-35 फाइटर जेट्स दिए थे और सऊदी अरब इससे 3 ज्यादा 48 F-35 फाइटर जेट्स खरीद रहा है और जब इनकी डिलीवरी हो जाएगी तो फिर उसके पास 48 F-35 जेट्स होंगे। हालांकि इजराइल को अमेरिका से अभी 30 और F-35 फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं और तब इजराइल के पास कुल मिलाकर 75 F-35 फाइटर जेट्स हो जाएंगे। यानी जब ये पूरी डिलीवरी हो जाएगी तब उसके पास सऊदी अरब से ज्यादा F-35 होंगे। यहां एक चिंताजनक बात यह भी है कि सऊदी अरब चीन के भी बहुत करीब है और अमेरिका में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अगर F-35 सऊदी अरब के पास पहुंचा तो इसकी टेक्नोलॉजी चीन तक भी पहुंच जाएगी और बहुत जल्द चीन इसकी काट निकाल लेगा। यानी ये टेक्नोलॉजी लीक होकर चीन तक जा सकती है, जो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। एक और जानकारी यह भी है कि इससे पहले कतर और यूएई भी अमेरिका से F-35 फाइटर जेट्स को खरीदना चाहते थे, लेकिन तब इजराइल ने अमेरिका पर दबाव डालकर इस डील को होने नहीं दिया। इजराइल लगातार यह कहता रहा कि इस पूरे क्षेत्र में आप किसी और को F-35 नहीं दे सकते, सिर्फ हमें यह मिलना चाहिए। इजराइल ये बिल्कुल नहीं चाहता कि उस क्षेत्र में और किसी भी देश के पास F-35 पहुंचे, लेकिन अब सऊदी अरब के पास पहुंच रहे हैं। असल में इजराइल ने यह शर्त रखी थी कि यह डील तभी होनी चाहिए जब सऊदी अरब इजराइल को मान्यता दे दे। हालांकि अमेरिका ने उससे पहले ही इस डील को मंजूरी दे दी है, लेकिन हो सकता है कि सऊदी अरब ने अनौपचारिक रूप से इस शर्त को मान लिया हो और अगर सऊदी अरब ने इजराइल को मान्यता दे दी तो यह इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत होगी, क्योंकि जब मुसलमानों का सबसे प्रभावशाली देश ही इजराइल को मान्यता दे देगा तो बाकी के मुस्लिम देश भी इजराइल को आगे चलकर मान्यता देने पर मजबूर हो सकते हैं। यूएई, बहरीन और मोरक्को जैसे मुस्लिम देश पहले ही इजराइल को मान्यता दे चुके हैं और सऊदी अरब द्वारा अमेरिका में 88 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का मतलब यह है कि सऊदी अरब अब एक बार फिर से खुलकर अमेरिका के खेमे में, अमेरिका के पाले में आ चुका है, जो डोनाल्ड ट्रंप शुरू से चाहते थे। अब आपको ये दिखाते हैं कि जब दोनों नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उस दौरान एक अमेरिकी पत्रकार का वो सवाल जिसने डोनाल्ड ट्रंप और एमबीएस दोनों को ही असहज कर दिया। इस पत्रकार ने राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा कि आप एक ऐसे देश के नेता को अमेरिका कैसे बुला सकते हैं जो जमाल खशोगी जैसे पत्रकार की हत्या में लिप्त रहा हो, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जवाब की शुरुआत ही ये कहकर की कि आपका चैनल फेक न्यूज फैलाता है। ये पूरा सवाल और जवाब देखिए। Mr. President, is it appropriate, Mr. President, for your family to be doing business in Saudi Arabia while you're president? Is that a conflict of interest? And Your Royal Highness, the U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the Oval Office. Who are you with? Why should Americans trust Who are you with? And the same to you, Mr. President. Now, who are you with? I'm with ABC News, sir. You with who? ABC News, sir. Fake news. ABC fake news. One of the But the worst. question is One of the which worst one, in the business. But I'll answer your question. Thank you. I have nothing to do with the family business. I have left, and when I've devoted 100% of my energy. What my family does is fine. They do business all over.
They've done very little with Saudi Arabia, actually. But he knew nothing about it, and we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that. Just yes, Mr. President, you allow me to answer. I feel painful about, the families of 9/11 in America, but, we have to focus on reality. Reality based on CIA documents and based on a lot of documents that Osama bin Laden used Saudi people at that event for one main purpose, is to destroy this relation, to destroy the American-Saudi relation. That's the purpose of 9/11. अब आपको लेकर चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े अमीरों की ऐसी पार्टी में जिसमें मौजूद लोगों की नेटवर्थ करीब 80 लाख करोड़ रुपए है, जो दुनिया के 170 से ज्यादा देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। इतने अमीर लोग एक कमरे में। यह पार्टी व्हाइट हाउस में MBS के सम्मान में रखी गई थी, जिसमें टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक इलॉन मस्क, एप्पल के CEO टिम कुक, सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया के CEO जेनसेन हुआंग, मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और प्रसिद्ध टेक कंपनी सेल्सफोर्स के CEO मार्क बेनियोफ भी शामिल थे। इन लोगों के साथ खुद डोनाल्ड ट्रंप शामिल हुए, जो अमेरिका के राष्ट्रपति और खुद भी बहुत बड़े उद्योगपति हैं। और MBS को खाड़ी देशों का सबसे ताकतवर शासक कहा जाता है। और ये वो लोग हैं जो आज दुनिया में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स पर बड़े बड़े फैसले लेते हैं, सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। सबसे पहले आप इस शानदार पार्टी की तस्वीरें देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने और उनके परिवार ने, यानी राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी ने MBS के सम्मान में ये डिनर रखा था। अब आपको इस पार्टी की दो खास बातें बताते हैं। पहला, इस पार्टी में इलॉन मस्क को भी बुलाया गया था और ट्रंप और इलॉन मस्क की मुलाकात हल्के फुल्के और बड़े दोस्ताना माहौल में हुई। यहां आप देख सकते हैं इलॉन मस्क खड़े हुए हैं, तालियां बजा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो उन्होंने इलॉन मस्क के साथ कुछ हल्का फुल्का मजाक भी किया। इसका मतलब है कि ट्रंप और मस्क अब कुछ समय के लिए पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के बीच में बड़े मतभेद हो गए थे शुरू में, लेकिन अब लगता है कि वापस दोस्ती हो रही है। और दूसरी बात, यहां पुर्तगाल के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहुंचे, जो आजकल सऊदी अरब के ही एक क्लब के लिए खेलते हैं। और इस पार्टी में ट्रंप ने कहा कि उनका बेटा बैरन ट्रंप रोनाल्डो का बहुत बड़ा फैन है। You know, my son is a big fan of Ronaldo, wherever Ronaldo is here. Ronaldo. And Barron got to meet him, and I think he respects his father a little bit more now, just the fact that I introduced you. So I just want to thank you both for being here. Thank you very much. Really an honor. तो डोनाल्ड ट्रंप कहने को तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी बड़ा जबरदस्त है। अब देखिए, इस पार्टी में वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा रोनाल्डो का बहुत बड़ा फैन है और आज मैंने
मेरे बेटे की मुलाकात, मेरे बेटे का परिचय रोनाल्डो से करवा दिया, मैंने मेरे बेटे को रोनाल्डो से मिलवा दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद मेरा बेटा मेरी पहले से थोड़ी ज़्यादा इज्जत करेगा क्योंकि मैंने उसे रोनाल्डो से मिलवाया है। ये उन्होंने एक मजाक किया, लेकिन आप देखिए वहां जो राष्ट्रपति हैं, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को आप देखिए। अब वापस आते हैं F-35 पर। आजकल जो फाइटर जेट्स का अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसमें कई सारे प्रोडक्ट्स हैं और इस बाजार में F-35 के बाद जिस फाइटर जेट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है रशिया का सुखोई 57, जिसे आज रशिया ने भारत को ऑफर किया है। यह 5वीं पीढ़ी का विमान है और दुश्मन आसानी से इस फाइटर जेट का पता नहीं लगा सकते। ऐसे एक विमान की कीमत लगभग 425 करोड़ रुपए है और सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया भारत में ही सुखोई 57 का निर्माण और इसकी पूरी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है। The Russian side, represented by Rosoboron Export and UAC, is offering to India supply of Su-57E fighter produced in Russia, with subsequent organization of production of the aircraft in India and technology transfer. Hence, we are offering technological learning of field generation technologies, including engines, optics, AESA radar, AI elements, low signature technologies, and modern air weapons. In addition, the Russian side is offering to India joint development of a two-seat modification of the Su-57E or FGFA. तो ये एक बहुत बड़ा ऐलान है जो रशिया ने किया है और रशिया अब ये कह रहा है कि वो Su-57 विमान का पूरा प्रोडक्शन भारत में करने के लिए तैयार है और साथ ही इस विमान की जो पूरी टेक्नोलॉजी है वो भारत को देने के लिए तैयार है, ताकि भारत के पास टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी और भारत इसे अपने ही देश में इसका निर्माण भी कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला है और इस फैसले के बाद भारत F-35 का मुकाबला कर सकता है। भारत इससे पहले रशिया के साथ मिलकर MiG-21 और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स बना चुका है। अगर ये नई डील होती है तो भारत की जिस फैक्ट्री में सुखोई 30 विमान बन रहे हैं वहीं पर सुखोई 57 का निर्माण अगले 1 साल में शुरू हो सकता है। इस समय भारत खुद भी अपना एक 5वीं पीढ़ी का विमान बनाने की कोशिश कर रहा है जिसका नाम है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका, और इसकी पहली उड़ान 2028 तक संभव हो सकती है और 2034 तक इसे हमारी वायुसेना में शामिल करने का लक्ष्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपना F-35 फाइटर जेट भारत को बेचना चाहते हैं, यानी भारत को 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बेचने के लिए अमेरिका और रशिया दोनों के बीच एक प्रतियोगिता चल रही है और आज हम इन दोनों फाइटर जेट्स की ताकत की क्षमता को आपके लिए संक्षिप्त में डिकोड करते हैं। देखिए भारत के लिए क्या बेहतर होगा। F-35 और सुखोई 57 ये दोनों फाइटर जेट्स अपने आप को 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट कहते हैं और भारत को भी इस समय 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए। F-35 विमान की कीमत करीब 1000 करोड़ रुपए है और सुखोई 57 की कीमत लगभग 425 करोड़ रुपए है, यानी F-35 से कहीं ज्यादा कम, आधे से भी कम, 40% जो है उसकी कीमत है F-35 के मुकाबले। F-35 इस समय अमेरिका सहित 20 देश इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सुखोई 57 रशिया के अलावा सिर्फ अल्जीरिया के पास है। F-35 रेडार को चकमा देने में सुखोई 57 से कुछ आगे माना जाता है। F-35 में सिर्फ एक ही इंजन है, जबकि सुखोई 57 में 2 इंजन है। सिंगल इंजन वाले F-35 की टॉप स्पीड करीब 1900 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि सुखोई 57 की जो स्पीड है वो है 2200 किलोमीटर प्रति घंटा। F-35 को अमेरिका किसी दूसरे देश में बनाने की इजाजत कभी नहीं देगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कभी नहीं करेगा, जबकि रशिया भारत में ही सुखोई 57 का निर्माण और इसकी पूरी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है। अब देखिए, अमेरिकी संसद की एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें 2 बहुत बड़ी बातें कही गई हैं। पहली बात, चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने हथियारों का परीक्षण किया
और फिर रफाल फाइटर जेट के खिलाफ एक दुष्प्रचार किया ताकि रफाल की बिक्री को नुकसान हो, और ऐसा करके चीन ने अपने J-35 लड़ाकू विमान की मार्केटिंग करने की कोशिश की। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब यह है कि चीन के ऊपर जो वो हथियार लगातार बना रहा है, उनके ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये उठता था कि चीन ने हथियार तो बड़े अच्छे अच्छे बना लिए, बड़े बड़े हथियार बना लिए, लेकिन किसी भी युद्ध में इन हथियारों की टेस्टिंग कभी नहीं हुई। तो कोई भी जो खरीदार था वो यही कहता था कि जब आपके हथियार, आप कहते तो हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी भी युद्ध में इनकी टेस्टिंग नहीं हुई है। इसलिए जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसमें चीन ने अपने बहुत सारे हथियार पाकिस्तान को दिए ताकि युद्ध के मैदान में इन हथियारों की टेस्टिंग हो जाए। और फिर उसने एक दुष्प्रचार किया और यह बताया कि देखिए कैसे पाकिस्तान की सेना हमारे हथियारों का इस्तेमाल करके भारत से आगे निकल गई। उसने रफाल जो जेट था, फाइटर जेट जो भारतीय एयरफोर्स का है, उसके बारे में दुष्प्रचार किया और कहा कि रफाल भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान फेल हो गया। और वहीं से यह थ्योरी आई कि भारत के कई रफाल नीचे गिरा दिए गए, मार दिए गए। और इसके वजह से जो चीन है वो अपने फाइटर जेट्स की मार्केटिंग कर रहा था। उसमें यह भी लिखा है कि चीन ने बहुत सारे नकली वीडियोस बनाए, AI जनरेटेड वीडियोस बनाए, जिसमें वो ये बता सके कि भारत के जो हथियार हैं और भारत का जो रफाल विमान है वो इस युद्ध में फेल हो गया, और कैसे हमारे फाइटर जेट्स और हमारे जो हथियार हैं वो इस युद्ध में सुपरहिट हो गए, ताकि चीन दूसरे देशों को भी अब अपने हथियार बेच सके। दूसरा, इस रिपोर्ट में यह लिखा है कि इस युद्ध में भारत के 3 विमान गिरे, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कई बार कह चुके हैं कि इस युद्ध में 8 विमान नष्ट हुए। तो आज बड़ा सवाल यह है, पहला ये कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि 8 विमान गिरे और यूएस कांग्रेस कहती है कि 3 गिरे। तो पहले तो यह तय कर लीजिए कि कौन सही है और कौन गलत। और दूसरा सवाल यह है कि मान लीजिए, अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लेंगे कि भारत के 3 विमान गिरे भी, तो फिर जो बाकी के 5 फाइटर जेट हैं वो फिर किसके नष्ट हुए? यानी अमेरिका के सिस्टम में भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए नुकसान को लेकर अलग अलग राय हैं, और अगर 3 भारत के विमान गिरे हैं तो जो 5 हैं बाकी के, वो तो जरूर पाकिस्तान के ही विमान रहे होंगे। ये भी आज अमेरिका की सरकार को, उनकी खुफिया एजेंसियों को, उनके रक्षा विभाग को सोचना होगा। तो आप देखिए कि अमेरिका के अंदर का जो सिस्टम है वही भारत और पाकिस्तान के युद्ध पर अलग अलग राय और अलग अलग आंकड़े पेश कर रहा है। लेकिन एक चीज उन्होंने भी पकड़ी, और वो ये कि कैसे भारत और पाकिस्तान के युद्ध में चीन का भी हाथ था, कैसे चीन अपने हथियारों की लाइव टेस्टिंग कर रहा था, और कैसे चीन ने गलत जानकारियों के साथ अपने हथियारों की मार्केटिंग करने के लिए भारत के हथियारों को यह दिखाया कि ये फेल हो गए। अब अपने देश में लौटते हैं। भारत को आध्यात्मिक गुरुओं का देश कहा जाता है, और समय समय पर ये धर्मगुरु राष्ट्र और समाज को सही दिशा दिखाने का काम भी करते हैं, समाज में चेतना जगाते हैं और सामाजिक काम करते हैं। और ऐसे ही एक सामाजिक और आध्यात्मिक गुरु थे सत्य साई बाबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी में सत्य साई बाबा की जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए, और 23 नवंबर को सत्य साई बाबा का जन्मदिन है, और इसी दिन उनके जन्म के 99 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और इसीलिए इस अवसर पर सत्य साई ट्रस्ट उनका जन्म शताब्दी समारोह मना रहा है। सत्य साई बाबा भारत के पहले ऐसे आध्यात्मिक गुरु आप मान सकते हैं जिनके भक्त भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक हैं। वो आम जनता और गरीब लोगों के साथ साथ भारत के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और शक्तिशाली लोगों के भी आध्यात्मिक गुरु थे, और इनमें बड़े बड़े नेता हैं, क्रिकेटर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं। सत्य साई बाबा शिवराज पाटिल, चंद्रबाबू नायडू और MK स्टालिन जैसे नेताओं समेत सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले जैसे खिलाड़ी और बच्चन परिवार जैसे सेलिब्रिटीज के भी गुरु रह चुके हैं। इस समय 140 से ज्यादा देशों में उनके 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और आज प्रधानमंत्री मोदी ने सत्य साई बाबा के मंदिर और महासमाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शताब्दी समारोह में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण, सचिन तेंदुलकर और ऐश्वर्या राय बच्चन भी शामिल हुए, और प्रधानमंत्री मोदी ने उनके जीवन और शिक्षाओं पर आधारित एक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। सबसे पहले आज आप ये तस्वीरें देखिए।
इच्छा, उनका प्रेम, उनकी सेवा भावना आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। मेरे बाल भी वैसे लंबे थे। I was too young to understand the enormity of Baba's contribution to humankind. His presence, his principles, his teachings, guidance, and his compassion continue to reverberate in the hearts of millions worldwide. तो जिस ज़िले में ये स्थान आता है उसके श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट का नाम भी साईं बाबा के नाम पर ही है। और सत्य साई बाबा देश के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी में 23 नवंबर 1926 को हुआ था और उनका असली नाम था सत्यनारायण राजू। वर्ष 1940 में सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने घोषणा की थी कि वही शिरडी के साईं बाबा के पुनर्जन्म है, जिसके बाद लोग उन्हें साईं बाबा का अवतार मानने लगे और उन्हें सत्य साई बाबा कहने लगे। सत्य साई बाबा का जीवन मंत्र था, सभी से प्रेम करो और सभी की सेवा करो। उनके लिए सभी धर्म एक समान थे और वो हमेशा वसुदेव कुटुंबकम की बात करते थे। उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा के अलावा सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत काम किया और उनका ट्रस्ट आज पूरी दुनिया के 140 से ज्यादा देशों में काम करता है। इसके तहत अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज चलाई जाती हैं। और वर्ष 2011 में पुट्टापर्थी में ही सत्य साई बाबा का निधन हुआ था और तब सत्य साई बाबा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गुजरात के मुख्यमंत्री उस समय के नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेता शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी का भी सत्य साई बाबा से पुराना रिश्ता रहा है। उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया पर सत्य साई बाबा से अपनी मुलाकात की कुछ पुरानी तस्वीरें भी शेयर की। आज शताब्दी समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उनके सामाजिक कामों की काफी प्रशंसा की। श्री सत्य साई बाबा का जीवन वसुधैव कुटुंबकम का जीवंत स्वरूप था। इसलिए उनका ये बर्थ सेंटेनरी वर्ष हमारे लिए यूनिवर्सल लव, पीस और सर्विस का महापर्व बन गया है। जो गरीब परिवार पहली बार श्री सत्य साई अस्पतालों में आता है, वो देखकर दंग रह जाता है कि अस्पताल में बिलिंग का कोई काउंटर ही नहीं है। यहां इलाज भले मुफ्त है, लेकिन मरीजों और उनके परिजनों को किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। साथियों, आज ही यहां 20,000 से ज्यादा बेटियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोले गए हैं। इससे उन बेटियों की शिक्षा और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित हुआ है। सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेला करते थे तो उनके किट बैग में हमेशा सत्य साई बाबा की तस्वीर हुआ करती थी और उस समय इसकी बड़ी चर्चा होती थी। सचिन तेंदुलकर ने आज 2011 के वर्ल्ड कप का जिक्र करते हुए सत्य साई बाबा के बारे में अपना एक अनुभव सुनाया। I remember in 2011, after having played multiple World Cups, I knew that that was going to be my last World Cup. There were huge expectations. Emotions were running high. We were having a camp in Bengaluru, and I received a phone call saying that Baba has sent you his book. It brought a smile to my face. I knew that this World Cup is going to be a special one for us. It gave me that confidence, that inner strength, as you call it, as an athlete, I would say that spring in my legs. It was very much there during the camp, and that book became my constant companion. सत्य साई बाबा ऐश्वर्या राय बच्चन के भी आध्यात्मिक गुरु थे और आज उन्होंने भी
सत्य साई बाबा के बारे में अपने अनुभव बताए। Swami once said, education should not be for a living, but it is and should be for life. The Sri Satya Sai Baba education system is a shining example of this truth. There is only one caste, the caste of humanity. There is only one religion, the religion of love. There is only one language, the language of the heart. And there is only one God, and He is omnipresent. अब बात करते हैं इंटरनेशनल मेंस डे की। इंटरनेशनल विमेंस डे जब आता है तो चारों तरफ शोर मच जाता है। सभी लोग उस दिन को मनाते हैं और महिलाओं को बधाई देते हैं। अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं महिलाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए। लेकिन आज इंटरनेशनल मेंस डे है, आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। आज पुरुषों का दिवस है, लेकिन आज के दिन आपको कितने लोगों ने बधाई दी है? आज मैं अपने पुरुष दर्शकों से यह पूछना चाहता हूं, कितने जगहों पर आपके लिए कोई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? शायद कहीं नहीं। भारतीय साहित्य के मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने लिखा था कि पुरुष रोता नहीं है, पर जब वो रोता है तो रोम रोम से रोता है। उसकी व्यथा पत्थर में दरार कर सकती है। आपने फिल्मों में या सीरियल्स में एक डायलॉग जरूर सुना होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन क्या यह सच है? या फिर हमारे समाज ने पुरुषों पर एक ऐसा अनदेखा बोझ डाल दिया है जिसमें वो लगातार दबते चले जाते हैं और कभी खुलकर अपनी तकलीफ, अपना दर्द बता नहीं पाते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। आज इंटरनेशनल मेंस डे है और आज हम पुरुषों की इसी तकलीफ को डिकोड करेंगे। और आज का ये जो विश्लेषण है, ये पुरुष ही नहीं, महिलाओं को भी ध्यान से सुनना चाहिए। आज का दिन ये समझने, स्वीकारने और महसूस करने का मौका है कि पुरुष भी कमजोर और अकेले पड़ सकते हैं। उनमें भी भावनाएं होती हैं, वो भी टूटते हैं, दुखी होते हैं और उन्हें भी इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। दरअसल हमारे समाज में बचपन से ही लड़के और लड़की में एक बहुत बड़ा फर्क कर दिया जाता है। जब भी कोई बच्चा रोता है तो परिवार कहता है लड़के रोया नहीं करते। ये सिर्फ रोते हुए बच्चे को चुप कराने का तरीका नहीं है, बल्कि इसका असर उसके दिमाग पर सदा के लिए पड़ता है। लड़का यहीं से मान लेता है कि अपनी भावनाएं दिखाना और रोना सबसे बड़ी कमजोरी है और सब कुछ छुपाकर अपने आंसुओं को पी जाना सबसे बड़ी मजबूती है। हमारी फिल्मों और कहानियों में भी हीरो को हमेशा मजबूत और अटल दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत में पुरुषों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। एक पुरुष को अपने बूढ़े माता पिता की भी चिंता होती है, बच्चों की पढ़ाई की फीस और उनकी इच्छाएं भी पूरी करनी पड़ती हैं, पत्नी को भी खुश रखना पड़ता है और यह भी देखना होता है कि इन सभी के जीवन में कोई कमी न रह जाए। इसलिए वो अपनी इच्छाओं को टालता रहता है ताकि परिवार की हर इच्छा पूरी हो सके। आज हम सभी परिवारों से कहना चाहते हैं कि आप भी अपने घर के पुरुषों से कभी कभी ये जरूर पूछिए कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, वो क्या चाहते हैं, उनकी खुशी किसमें है। हमारा समाज एक लड़के को बचपन से ही आदमी बना देता है, लेकिन यह बोझ और दबाव पुरुषों में मानसिक तनाव को बढ़ाता है। आंकड़ों के मुताबिक पुरुषों में डिप्रेशन और स्ट्रेस लगातार बढ़ रहा है और इसलिए पुरुष ज्यादा आत्महत्या करते हैं। वर्ष 2023 में हमारे देश में आत्महत्या करने वाले लोगों में करीब 73% पुरुष थे। इस समय भारत में 15% से ज्यादा पुरुष डिप्रेशन में हैं। इंटरनेशनल मेंस डे ये नहीं कहता कि मर्द महान हैं या फिर महिलाओं से बेहतर हैं या महिलाओं से ऊपर हैं। यह दिन सिर्फ ये बताता है कि पुरुषों को भी दर्द होता है, उन्हें भी समझने की आवश्यकता है, उन्हें भी इमोशनल सपोर्ट चाहिए, उन्हें भी प्यार, सम्मान और सहारा चाहिए। आज के दिन आप उन सभी पुरुषों को धन्यवाद कह सकते हैं जो घर की नींव बनते हैं, जो घर की दीवार बनकर हमेशा खड़े रहते हैं, परिवार की ढाल बनते हैं, अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी को प्राथमिकता देते हैं और अपनी भावनाओं को दबाकर परिवार में बाकी सब लोगों का बोझ सहते हैं। हर समस्या से लड़ते हैं लेकिन मुस्कुराते रहते हैं। इसलिए आज धन्यवाद कीजिए हर उस बेटे, भाई, पति और पिता को जो दिन रात अपने परिवार की हिफाजत करता है। आज मैं उन सभी के लिए
तालियां बजाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आप सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप सभी एक सुपर हीरो की तरह हैं और सुपर हीरो को भी कभी कभी छुट्टी पर जाने का और खुश रहने का अधिकार होना चाहिए। इंटरनेशनल मेंस डे की शुरुआत वर्ष 1999 में ट्रिनिडैड और टोबैगो के एक प्रोफेसर डॉक्टर जेरोम तिलक सिंह ने की थी। उन्होंने 19 नवंबर को इसलिए चुना क्योंकि ये उनके पिता का जन्मदिन था और वो अपने पिता के योगदान को हमेशा याद रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि जिस तरह महिला दिवस है वैसा ही एक दिन पुरुषों के लिए भी होना चाहिए और इस दिन पुरुषों की समस्याओं और उनके योगदान के बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। इसलिए हमारे दर्शक जो आज हमें देख रहे हैं उनसे आज हम ये कहेंगे कि अगर आप अपने घर में हैं तो आज आपके घर में जो पुरुष हैं उनके लिए एक ताली जरूर बजाइए, उनके योगदान की तारीफ जरूर कीजिए। अब एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद एक ऐसे शब्द के बारे में आपको बताएंगे जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और यह है पैरा सोशल। पैरा सोशल का मतलब क्या है और ये जो पैरा सोशल है ये इस साल का वर्ड ऑफ द ईयर है, इसके बारे में आपको बताएंगे। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। डिकोड में हमारी कोशिश होती है कि हम आपको हर प्रकार की जानकारी दें, साहित्य के बारे में भी बताएं, भाषा के बारे में भी बताएं। इसलिए आज हम आपके लिए एक ऐसे शब्द को डिकोड कर रहे हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और यह शब्द है पैरा सोशल। क्या आपने इस शब्द का नाम सुना है? ये वर्ड ऑफ द ईयर है और ये शब्द है पैरा सोशल जो आपके स्क्रीन पर है। इसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है और इस डिक्शनरी के मुताबिक पैरा सोशल का मतलब होता है एक तरफा रिश्ता। इसमें आप ऐसे व्यक्ति से प्यार करने लगते हैं जिससे आप कभी मिले ही नहीं। आपसे भी मैं पूछता हूं, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार किया है जिससे आप कभी मिले ही नहीं हैं, जिसके बारे में आप जानते तो हैं, उसे आपने देखा होगा कहीं, लेकिन आप उससे कभी मिले नहीं हैं और आप उससे प्यार करने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं कि वो आपके परिवार का हिस्सा है। आप सोचने लगते हैं कि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और इसमें व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी, किसी इन्फ्लुएंसर, किसी काल्पनिक चरित्र, काल्पनिक पात्र या फिर यहां तक कि एआई चैटबॉट से एक गहरा रिश्ता महसूस करने लगता है। लेकिन जिस सेलिब्रिटी के साथ उसका रिश्ता होता है उस सेलिब्रिटी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। आपको याद होगा वर्ष 2016 में शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था फैन। उसकी कहानी भी कुछ इसी तरह की थी जिसमें एक लड़का शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन बन जाता है। शाहरुख खान उसमें एक फिल्म स्टार हैं बहुत बड़े और वो शाहरुख खान की ही नकल करने लगता है और फिर बाद में ये फिल्म आगे आगे बढ़ती है और लगभग इसकी कहानी ऐसी ही है। 1970 के दशक में सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में कहा जाता था कि महिलाएं उनकी दीवानी थीं और महिलाएं उनकी तस्वीर से भी शादी कर लेती थी। अलग अलग जगह जो अखबारों में रिपोर्ट छपती थी उनके अनुसार जब राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादी हुई तब राजेश खन्ना की बहुत सारी महिला फैंस ने आत्महत्या करने की कोशिश की। वो इतनी निराश हो गई राजेश खन्ना की इस शादी को देखकर, क्योंकि वो अपनी कल्पना में, अपनी दुनिया में राजेश खन्ना के साथ रह रही थी। वो अपने आप को राजेश खन्ना की पत्नी या गर्लफ्रेंड ही मानती थी।
ये जो वर्ड है पैरा सोशल, इसे वर्ड ऑफ द ईयर चुने जाने पर कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने कहा है कि यह शब्द वर्ष 2025 की सोच, संस्कृति और भावनाओं को पूरी तरह से दर्शाता है। यह शब्द हमारे आधुनिक समाज का आईना है। सोशल मीडिया पर हाइपर कनेक्टेड होने के बाद दुनिया में लोग पहले से ज्यादा अकेले हो गए हैं। आज सभी को किसी न किसी रिश्ते की जरूरत है। आज रिश्ते वर्चुअल हो गए हैं और घनिष्ठता आउटसोर्स हो गई है। पैरा सोशल शब्द पहली बार 1956 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के दो समाजशास्त्री डोनाल्ड हॉटन और रिचर्ड वोल ने इस्तेमाल किया था। उन्होंने ये देखा कि टीवी देखने वाले लोग अक्सर एंकर्स और एक्टर्स को अपना करीबी समझने लगते हैं। इस विषय पर हॉलीवुड में वर्ष 1982 में एक फिल्म भी आई थी जिसका नाम है द किंग ऑफ कॉमेडी। इस फिल्म में मशहूर अभिनेता रॉबर्ट डे नीरो एक ऐसे जुनूनी फैन का किरदार निभाते हैं जो ये कल्पना कर लेता है कि उसका एक मशहूर टॉक शो होस्ट के साथ गहरा रिश्ता है, लेकिन वो होस्ट उसे जानता तक नहीं था। आज सोशल मीडिया और एआई के दौर में एक तरफा रिश्ते का चलन कई गुना बढ़ गया है। अब लोग चैटबॉट के साथ इमोशनल बॉन्ड्स बना रहे हैं। हाल ही में जापान में एक लड़की ने अपने एआई पार्टनर से शादी कर ली। किसी से एक तरफा रिश्ता रखना गलत नहीं है, लेकिन ऐसे रिश्ते में किसी भी तरह की उम्मीद रखना सबसे बड़ी भूल है। इसलिए आपको ऐसे रिश्ते संभल कर बनाने चाहिए और इसीलिए मैं फिर से आपसे कहूंगा कि एक बार जाइए, डिक्शनरी खोलिए या इंटरनेट खोलिए और पैरा सोशल के बारे में पढ़िए। ये एक मानसिक स्थिति है जिसमें आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ अपना रिश्ता बना लेते हैं जिस व्यक्ति को आप जानते तक नहीं हैं, जिस व्यक्ति से कभी जानते तो हैं, जिस व्यक्ति से कभी जीवन में मिले तक नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको डीकोड जिंदगी में दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। This is no ordinary sky. This is where legends are born. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डीकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और इतना आसान नहीं है अपने ढंग से जिंदगी जीना, क्योंकि हम अपनों को भी खटकने लगते हैं जब हम अपने लिए जीने लगते हैं। नमस्कार।